हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वह आदित्य L1 मिशन लॉन्च लाइव। मैंने इसरो की जो लाइव चल रहा था जब लॉन्च हो रहा था PSLV C57, तो मैंने उस टाइम देखा था। तो उस पर तो रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर। तो यही देखेंगे अवियन न्यू की चैनल से। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, छोटा सा चैनल है, एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो चलो, हाँ, लेट्स स्टार्ट। भारत अब चांद तक पहुंच चुका है। आदित्य अब है L1 सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद सन अब मिशन इसरो लॉन्च करने जा रहा है हमारा सन मिशन आदित्य L1। क्या है आदित्य L1? जैसे हमने चांद पर लैंड किया वैसे हम सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते, तो ये लॉन्ग मिशन रेंज होगा पॉइंट कैसे तक जाएंगे। और इससे हमें L1 क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही भारत मैं इसरो को फॉलो करता रहता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जो भी डिटेल्स में बताएंगे वो देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। के रियल अचीवमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में। लेकिन फिर भी आप में से बस 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो किया हुआ। अगर आपको इस वीडियो मेरे से तो शायद नया सीखने लेस देन मिला है तो 1% है। वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, क्या है आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 ये भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हम हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है आदित्य L1? आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य मींस आवर सन, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा, बाकी कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से टग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए। L3, अरे L3 पे इस पॉइंट पे शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप है नासा का, जिन्हें L1, मैं कहीं तो L2, पढ़ा था, हाँ, पढ़ा L3, था। L4, L5 याद नहीं ऐसे आ रहा। नाम दिए गए। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी L2 पे है ना? वेट L5 ऐसे नाम दिए गए। L2 L2 अच्छा पॉइंट पर opposite। नासा का सबसे पावर L3, L4, L5 L2 तो ऐसे इधर है। नाम दिए गए। L2 पॉइंट पर नासा फिर का L2 सबसे उल्टा कैसे? पावरफुल टेलीस्कोप Anyways। जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल लाग्रेंज एक इटालियन साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर था। आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है। सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले तो है ही एफिशिएंट। जब भी पैसे या फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स यानी उपकरण है, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। हम उनके फंक्शंस के बारे में फ्यूचर में एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस समझ ही जाते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान ऑन एन एवरेज 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है। सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिलाकर इस मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे, जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है। एक और क्वेश्चन था, आदित्य L1 भी क्या स्लिंग शॉट के टाइप से ही जाएगा या फिर डायरेक्ट जाएगा या फिर सिंग स्लॉट में? ये तो पता नहीं। सिंग स्लॉट, स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट, स्लॉट हो रहा है मेरे।
आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव होगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो यानी सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर 2, सूरज इंपॉर्टेंट क्यों? अब आप सोचेंगे वेट, चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा था, Solar तो storm? वहाँ की सॉइल वगैरह जांच कर सकता है, वहाँ का टेम्परेचर देख सकता है, फ्यूचर में ह्यूमंस को वहाँ कॉलोनी बसाने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज्यादा करीब जाएगा। सूरज को देखना ही है तो गॉगल्स पहन के भी तो देख सकते हैं। तो सूरज के थोड़ा सा पास जाने एक झटका देंगे, सूरज स्टॉर्म कह रहा हूँ, सनस्टॉर्म मतलब सोलर स्टॉर्म, एक झटका देंगे आपके सारे इलेक्ट्रिसिटी सब गायब, सैटेलाइट गिरना चालू हो जाएगा ऊपर से। काफी लंबा है और टपाटप। उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग। उनमें से मेरे 3 फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स की कहानी आपको सुनाता हूँ। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज का एकदम Layer। आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इक्लिप्स के फोटोज में आपको दिखने वाली ये बॉर्डर सन का कोरोना है, लेकिन ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी कैंपिंग की होगी तो देखा होगा कि आग से हम जितना दूर जाते हैं उतनी ही गर्मी कम होती है। सूरज के बीचों बीच उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, हाइड्रोजन। वहाँ गर्मी सबसे ज्यादा होती है। लॉजिक यही कहता है कि कोर से जितना दूर जाओ उतनी गर्मी कम होगी। ऑन एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये उल्टा है। बस उतना ही। कोरोना उसके सरफेस के बाहर होता है, लेकिन पता है कि कोरोना का टेम्परेचर क्या होता है? 1 से 15 करोड़। मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा मिलियन? लॉजिक है? इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन अभी भी ये एक मिस्ट्री। नंबर 2, सोलर स्टॉर्म्स का स्टडी। ये सोलर स्टॉर्म्स क्या भला है? सोलर स्टॉर्म्स इंपॉर्टेंट That's the कॉस्मिक most इवेंट्स होते important, हैं। हाँ। माइनर सोलर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, लेकिन अगर एक मेजर सोलर स्टॉर्म आता है तो पृथ्वी की वाट लग जाएगी। आई एम नॉट इवन किडिंग। इसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जो लास्ट टाइम 1859 में हुआ था। ऐसे ही एक सोलर स्टॉर्म ने जस्ट 2012 में पृथ्वी को मिस कर दिया था। सन को ऑब्जर्व करने से हमें ये सोलर स्टॉर्म्स प्रेडिक्ट करने में मदद होगी, और यही काम इसरो करना चाहता है। नंबर 3, इमेजिन अगर जहाज को समंदर में लंबे सफर के लिए जाना है तो समंदर की वेदर का अंदाजा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही स्पेस मिशंस के लिए हमें स्पेस वेदर को समझना होगा। यू सी, हमारा सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूरज में 13 लाख पृथ्वी जैसे प्लैनेट समा जाएंगे, और हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास हमारे सूरज में ही है। यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स, मून वगैरह मिला जुला कर सिर्फ 0.14% मास है। हमारे सूरज का हमारे सोलर सिस्टम पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर्स और आयोनाइज्ड प्लाज्मा का हमारी सोलर सिस्टम पर होने वाला इम्पैक्ट हमें हमारी फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हेल्प करेगा। चैप्टर 3, ये मिशन इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान 3 भारत के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है कि हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है क्रैश किए बगैर हम किसी पेलोड को सेफली वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस प्लान करने हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी Salute बड़ी to होगी। इसरो। ये एक अलग किस्म का चैलेंज भाई, होता अलग ही है, लेवल क्योंकि का यहाँ पर respect है risks इसरो के बहुत लिए। हाई होता है और फेलियर का चांस 0। इसीलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। देखा जाए तो ये तीनों इकोनॉमीज भारत से काफी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कम बजट के बावजूद Not सॉफ्ट Russia, लैंडिंग करना but, और हमारे China and सारे US payloads को obviously safely big. चांद तक पहुंचाना इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं। अगर आप हमारा चंद्रयान 3 का कवरेज देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आदित्य L1 इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे पहला सन फोकस्ड मिशन होने वाला है। हमसे पहले अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब, ESA का सोलर ऑर्बिटर मिशन और चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हुआ। साथ ही साथ रशिया, जर्मनी, यूके और जापान ने भी अपने मिशंस लॉन्च किए। यानी हर इंपॉर्टेंट देश ने सूरज का पृथ्वी पर होने वाला इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश की है। भारत पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। सूरज सोलर मैक्सिमा यानी हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर मिनिमा यानी लो सोलर एक्टिविटी के फेजेस से गुजरता रहता है। ये साइकिल्स हर 11 सालों में रिपीट होते रहते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पृथ्वी पर होता है। सूरज हमारी पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। 180 पीटावाट एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, जिसमें से 30% अब्सॉर्ब होती है। और पीटावाट कितना होगा? किलोवाट, वाट? कोई किसी को अगर इसका प्रॉपर कैलकुलेशन पता होगा तो 1.0000000 कितना होगा पेटावाट, तो प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है।
70% रिफ्लेक्ट होती है। एनर्जी को ऑब्जर्व करना हमें एज अ स्पीशीज प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पेस अमीर देशों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई एक विजनरी थे। उन्होंने इसरो इसी विजन से सेटअप किया है कि हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे और आपके डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में करे। इसीलिए इसरो ने इनसैट सैटेलाइट्स डेवलप की, जिनसे टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट होता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हमारे नेचुरल रिसोर्सेस मॉनिटर होता है। पृथ्वी में होने आज भी जब सोचता हूँ ना विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, इन जैसे महान लोगों के बारे में जब सोचता हूँ ना भाई, एक अलग ही रिस्पेक्ट आता है ना, दिल में एक अलग ही जगह होता है। मतलब कोई कुछ फील नहीं होता कि ये कुछ नहीं आता, कामनेस आता है, एक प्यार आता है। एक वो कहते हैं ना, जब तुम बहुत 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 ज्यादा टेक्नोलॉजी के बीच में रह रहे हो, हर दिन काम कर रहे हो, 5 to 9 काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा घिस रहे हो अपने लाइफ को, और फिर एक बार जाके एक कहीं हिल स्टेशन में जाके चुपचाप बैठ के बादल देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, तुमके दिल को सुकून मिले। ये लोग ऐसे ही थे। मैं जब भी सोचता हूँ ना, ये दिल को सुकून देते हैं। वाले बदलाव के बारे में हमें पता चलता है। ग्राउंड वाटर डेटा किसानों तक पहुंचता है, वेदर पैटर्न्स डिटेक्ट होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, नाविक हमें नेविगेशन में मदद करता है। आज तक हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन से हमारे प्लैनेट के बारे में जाना। अब हमारे एम्बिशंस बड़े हो रहे हैं। अब हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को भी स्टडी कर रहे हैं, हमारे झंडे को और ऊंचा ले जा रहे हैं। ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। अगर आप इसरो को आदित्य L1 के लिए विश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ऑल द बेस्ट स्पैम कर दीजिए, क्योंकि आपको ये कार्टून तो याद होगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलयान के बाद लॉन्च किया था। शायद इनके गाने में चलूने कटते हैं करने की जरूरत है, जहां हम एलिट क्लब में घुसना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप में एक एलिट क्लब बन चुके हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। नाइस। सो बेसिकली आदित्य L1 के बारे में मैंने पहले से जानता था कि क्योंकि मैं फॉलो करता रहता हूँ स्पेस साइंस और ये सब, थोड़ा बहुत जितना मेरे दिमाग को मतलब मेरे दिमाग सपोर्ट कर पाता है उतना ही फॉलो करता हूँ। एकदम क्वांटम फिजिक्स और डीप फिजिक्स लगा के तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, ये इसरो के लिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, लेकिन इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सोलर स्टॉर्म है और जो क्लाइमेट चेंज है उस पर तो भाई हमें काम करना ही पड़ेगा, वरना हमारा जो कोस्टल एरिया है वो डूब जाएगा। वाटर जो लेवल है वो भी आगे बढ़ रहा है अपने तरफ से, एकदम धड़ाके से बढ़ रहा है। और जो टेम्परेचर इस साल फील हुआ, मतलब मैं तो कोलकाता में हूँ, तो कोलकाता में भाई 42 43 रीच हो चुका था ऑलमोस्ट 2023 में। तो बहुत सारा रिपोर्ट में भी मैंने देखा कि 2025 तक शायद जो ट्रक ड्राइवर है उन्हें बोला गया है कि अपने ट्रक में एयर कंडीशनर लगा लो, हाँ AC लगा लो, ये सब बोला गया था। तो देखो बेसिकली यही है कि क्लाइमेट चेंज में भी आदित्य L1 हेल्प करेगा जितना हो सके, बेसिकली जितना हो सके करेगा। हमें खुद से भी चेंज करना है, लेकिन बेसिकली इसरो जो कर रहा है वो हमारे ही भलाई के लिए कर रहा है, तो हमें प्राउड होना चाहिए इसरो के लिए। और देखो 400 करोड़ में इसरो ये बना दे रहा है और हम हग रहे हैं यहाँ पे 600 करोड़। मैं तो कहता हूँ आदिपुरुष मत बनाओ, मूवी मत बनाओ भाई, वैसा मूवी मत बनाओ, वो पैसा इसरो को दे दो, वो और आगे लेके चला जाएगा। सीरियसली तो यही है आज के वीडियो। अगर मेरा हिंदी और अगर तुम्हें पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। गुड बाय, ठीक है। जय हिंद एंड गुड बाय।